हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बायो क्लास। तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ हमने स्टडी किया कि सबसे पहले फूड को हम इंजेस्ट करेंगे किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। उसके बाद फूड गया किस में, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में हमने बात की कि फूड का एक कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। और उसको कौन से एंजाइम ने डाइजेस्ट किया? उसको डाइजेस्ट किया सलाइवरी अमाइलेज ने, जो कि कौन रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज? हमारी ओरल कैविटी में ग्लैंड्स होती हैं, हमारी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा रिलीज करती हैं, और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और वो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में है, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। फिर फूड पहुंचा कहाँ? स्टमक, ईसोफेगस, फेरिंक्स ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर गया। स्टमक में हमने बात की कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल में, जो 3 सिक्रीशंस रिलीज करती हैं, HCl, म्यूकस एंड एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोरैनिन भी रिलीज करती हैं, इन्फेंट्स के अंदर होता है, और एक होता है थोड़ी बहुत अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। अब देखो HCl की रिक्वायरमेंट क्या थी कि HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो पेप्सिनोजन एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए उसको एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा HCl। अब ये पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो करेगा क्या? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? ये प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा पेप्टोन्स के अंदर। प्रोटीन्स को किस में ब्रेक किया? पेप्टोन्स के अंदर ब्रेक कर दिया। क्लियर? फिर हमने बात की कि म्यूकस का काम क्या है। अब देखो, म्यूकस एक सलाइमी सब्सटेंस है जो स्टमक की इनर लेयर है उसको HCl के एक्शन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि HCl एक कंसंट्रेटेड एसिड है। HCl क्या है? एक कंसंट्रेटेड एसिड है जो स्टमक की इनर वॉल को डैमेज कर सकता है, और इस डैमेज से उस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस एक लेयर बना देता है अंदर। ठीक है? और प्रोरैनिन भी जब रैनिन में कन्वर्ट होता है तो रैनिन मिल्क प्रोटीन पे काम करता है, जो सीजिन है। सीजिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है। क्लियर? फिर हमने बात की कि फूड जो है वो पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा कि एक सेक्रीशन, एक तरफ से लीवर की सेक्रीशन आती है और दूसरी तरफ से किसकी सेक्रीशन आती है? पेंक्रियास की आती है। लीवर की और पेंक्रियास की सेक्रीशन की हमने बात की। तो देखो, पेंक्रियास की सेक्रीशन जो है, लीवर की हम पढ़ चुके कि लीवर क्या रिलीज करता है? लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। लीवर क्या रिलीज करता है? लीवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है। और इस बाइल जूस में भी हमने पढ़ा, 2 चीज़ें पढ़ी। एक होते हैं बाइल पिगमेंट्स और दूसरे हमने पढ़े बाइल सोल्ट्स। इसमें भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा बाइल पिगमेंट और दूसरा हमने क्या पढ़ा? बाइल सोल्ट्स। क्या क्या पढ़ा? बाइल पिगमेंट्स और बाइल सोल्ट्स। अब देखो, बाइल सोल्ट का हमने काम पढ़ा कि बाइल सोल्ट क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल सोल्ट का हमने क्या पढ़ा था कि बाइल सोल्ट क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है किसकी? फैट्स की। अब इमल्सिफिकेशन क्या है? अब देखो, क्या है कि जो फैट है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती है, और उन ग्लोब्यूल्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए बाइल सोल्ट उन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आगे जो लाइपेज एंजाइम फैट्स पे काम करेगा वो एफिशिएंटली, बिल्कुल अच्छे तरीके से फैट्स को डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए बाइल सोल्ट्स फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इमल्सिफाई कर देते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि ये इमल्सिफाई तो करते ही हैं, साथ में एल्केलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में क्या प्रोवाइड करते हैं? एल्केलाइन मीडियम, क्योंकि आगे जो एंजाइम्स काम करेंगे वो पेंक्रियास के होंगे। आगे जो एंजाइम्स काम करेंगे वो पेंक्रियास के हैं, और पेंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो एल्केलाइन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। पेंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक के बजाय वो एल्केलाइन में काम करेंगे। क्लियर?
तो अब देखो लीवर ने अपना काम कर दिया, अब बारी आएगी किसकी, अब आएगी पेंक्रियाटिक जूस की। पेंक्रियाज क्या रिलीज करेगी, पेंक्रियाटिक जूस। अब हमने ये तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि जो पेंक्रियाज है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेंक्रियाज क्या है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। देखो जब डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगी, डक्ट के अंदर रिलीज करेगी तो हम इसको एक्सोक्राइन बोलेंगे। जब ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगी तो ब्लड के अंदर रिलीज करेगी और तब हम इसको एंडोक्राइन कहेंगे। इसके एंडोक्राइन पार्ट की हम बात करेंगे जब हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। यहाँ हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करेंगे और जो क्या रिलीज करता है, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक है बाइकार्बोनेट्स, एक तो क्या है बाइकार्बोनेट्स, और दूसरे हैं इसके अंदर एंजाइम्स। क्या क्या चीज़ें हैं, बाइकार्बोनेट्स और दूसरे हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जैसे कुछ इनएक्टिव एंजाइम हैं, ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स है, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा है कीमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। तीसरा क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है। इसके अलावा पेंक्रियास के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और पेंक्रियाटिक लाइपेज। पेंक्रियाटिक अमाइलेज और पेंक्रियाटिक लाइपेज, क्लियर। अब देखो पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज ये तो है, साथ में एक और एंजाइम होता है न्यूक्लियेजेस। एक और एंजाइम कंटेन करती है न्यूक्लियोटाइडेजेस, जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा। जो किस पे काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा। अब देखो बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, मीडियम को अल्केलाइन करेंगे। अब इन एंजाइम्स की बात करेंगे कि ये एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम किस पर्टिकुलर फूड के कंपोनेंट पे काम करता है। हम किसकी बात करेंगे कि कौन सा एंजाइम फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, उसकी हम बात करेंगे। देखो ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में हैं। जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है। जो लाइपेज है फैट्स पे काम करेगा। और एक है ये जो न्यूक्लियोटाइडेजेस है, ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए जो है उसको डाइजेस्ट करेगा, डीएनए आरएनए को, क्लियर। अब इनके एक्शंस की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एक्शंस की, कौन सा एंजाइम किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन है वो एक्टिवेट होगा। ट्रिप्सिनोजन कौन इसको एक्टिवेट करता है, एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। ये इस ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन इज एक्टिव फॉर्म। और ये ट्रिप्सिन फिर किसको कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा कीमोट्रिप्सिनोजन इनटू कीमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सी जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है,
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में। क्या किया, जो ट्रिप्सिनोजन है एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन फिर इनको दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, और ये जो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये तीनों क्या हैं, ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। अब देखो किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेंगे उनकी बात करते हैं, ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेंगे उनकी बात करते हैं। ये सब के सब काम करेंगे किस पे, प्रोटीन्स पे, ये सब के सब किस पे काम करेंगे, तो ये सब किस पे काम करेंगे, ये सब काम करेंगे प्रोटीन्स पे। अब देखो प्रोटीन्स, ठीक है, और जो हमने स्टमक में बात की थी कि स्टमक में प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हुए थे, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। मैम स्टार्ट कर दी अपना। तो देखो प्रोटीन्स और पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस ये कहाँ से आई, क्योंकि स्टमक में जो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ था तो तब प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हुए थे, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये डाइपेप्टाइड्स में, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड्स में। और एंजाइम कौन कौन से हैं, एंजाइम है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ठीक है। कौन कौन, सबसे मेन जिस पे हमें फोकस करना है वो है ट्रिप्सिन, सबसे मेन किस पे फोकस करना है, ट्रिप्सिन पे। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड्स में। देखो पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड क्या है, देखो प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। तो डाइपेप्टाइड्स दो पेप्टाइड्स हो गए, और पॉलीपेप्टाइड यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड्स से बने, ठीक है। तो आगे एंजाइम्स की बात करेंगे। तो देखिए अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले जो न्यूट्रिशन है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, या प्लांट्स के बारे में जो न्यूट्रिशन की बात की थी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सारे पार्ट्स हमारे क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की, मेनली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो आपको उन दूसरी जो वीडियोस हैं इससे पहले की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हो, ओके। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया किसमें, पेंक्रियास के अंदर क्या आया, डाइपेप्टाइड्स, प्रोडक्ट क्या आया, डाइपेप्टाइड्स, क्लियर। अब ये तो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ, इसके अलावा हमने किस किस चीज़ की बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा क्या था, फैट्स, और उसके बाद भी एक की बात की थी हमने, न्यूक्लिक एसिड की। अब देखो इसके बाद जो हम बात करते हैं जैसे स्टार्च है, स्टार्च, क्योंकि देखो हम कहेंगे कि स्टार्च तो ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हो गई, लेकिन वहाँ स्टार्च का कितना % डाइजेशन हुआ था, सिर्फ जितनी स्टार्च थी उसका 30% डाइजेशन कहाँ हुआ था, बक्कल कैविटी के अंदर। बाकी जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्टोज के अंदर। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, मेल्टोज, और यहाँ जो एंजाइम है वो है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो विच एंजाइम इन पेंक्रियाज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो पेंक्रियास के अंदर कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, तो वो अमाइलेज है।
पेंक्रियास के अंदर कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च डाइजेस्ट करेगा, दैट इज पेंक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर। इसके बाद अब दो कंपोनेंट्स तो हो गए, एक किसका हुआ प्रोटीन्स, दूसरा क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, फैट्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, फैट्स की बात करेंगे। अब देखो फैट्स के बारे में हमने ये तो पढ़ा कि फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो चुका है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि फैट्स की डाइजेशन, मतलब फैट्स बड़े बड़े टुकड़ों में थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ गई। अब फैट्स पे कौन काम करेगा, फैट कन्वर्ट होंगे डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। और एंजाइम कौन सा है, पेंक्रियाटिक लाइपेज। पी किसके लिए लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दी हमने किसकी, पेंक्रियाटिक लाइपेज। अब फैट्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं, 3 ग्लिसरॉल और एक कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो पहले डाई में कन्वर्ट हुए, डाई से फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, मोनोग्लिसराइड्स में। फैट्स किस में कन्वर्ट हुए, डाइग्लिसराइड्स और फिर मोनोग्लिसराइड्स में। लेकिन एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है कि अब तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, अब तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। क्लियर। फैट्स के बाद अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, फैट के बाद अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, न्यूक्लियोसाइड। और एंजाइम, यहाँ जो एंजाइम काम करेगा वो है न्यूक्लियोटाइडेजेस और यहाँ है न्यूक्लियोसिडेजेस। ठीक है, क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आगे बात करेंगे कि क्या क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो पहले न्यूक्लियोटाइड्स अलग होंगे, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। फिर इन न्यूक्लियोटाइड्स से कुछ चीज़ निकलेगी, वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होंगे, एंजाइम है न्यूक्लियोसिडेजेस। क्लियर। अब देखो अब हम इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो हमें फोकस करना है यहाँ, वो फोकस करना है 3 चीज़ों के डाइजेशन पे, एक प्रोटीन्स के, एक फैट्स के और एक कार्बोहाइड्रेट्स के। मेन फोकस हमारा 3 पे रहेगा, किस किस पे, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे। और तीनों एंजाइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम तुम्हें याद रखने हैं वो ये है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स पे काम करेगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज जो फैट्स पे काम करेगा और पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। क्लियर। सबसे इम्पोर्टेंट 3 पार्ट और इन तीनों का डाइजेशन और तीनों के एंजाइम्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। क्लियर। अब देखो ये तो हमने पढ़ा इन सब के बारे में। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। देखो एक क्वेश्चन तो बनता है कि व्हाट आर द एंजाइम्स सेक्रेटेड इन पैंक्रियाटिक जूस, कि कौन कौन से एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है और उन एंजाइम्स का काम क्या है। एक तो क्वेश्चन ये आता है तो तीनों बताओगे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, और ये बताओगे कि ट्रिप्सिन प्रोटीन्स, लाइपेज फैट्स, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स। और अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो ये बनता है कि एक एंजाइम पढ़ा पेप्सिन और एक एंजाइम पढ़ा ट्रिप्सिन। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं। क्या पूछा जाता है दोनों में, डिफरेंस। क्या पूछते हैं
कि पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन बोथ एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स। पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन बोथ एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन, या कहें कि बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, येट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। उसके बावजूद दोनों के अंदर डिफरेंस है कि दोनों प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के अंदर? देखो पैप्सिन, सब ध्यान हो तो तुम्हें, एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। किसमें काम करता है? एसिडिक मीडियम में। पढ़ा था ना कि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा ट्रिप्सिन एक्ट्स इन एल्केलाइन मीडियम। इसमें एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है। पैप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और ट्रिप्सिन एल्केलाइन मीडियम में काम करता है। और दूसरा जो इनका है कि पैप्सिन रिलीज्ड इन स्टमक, या हम कहें पैप्सिन किस में प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में। स्टमक में रिलीज होता है, स्टमक ही रिलीज करता है, रिलीज्ड बाय पेंक्रियाटिक जूस, रिलीज्ड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियाज रिलीज करती है और किस में प्रेजेंट होता है? पैंक्रियाटिक जूस में। किस में प्रेजेंट होता है? पैंक्रियाटिक जूस में। क्लियर? डिफरेंस आता है बहुत बार पैप्सिन और ट्रिप्सिन में पूछा जाता है कि कौन सा एसिड, या कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कि कौन सा एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग ऐसा है जो एल्केलाइन मीडियम में काम करता है। और दोनों का ये पता हो कि कौन सा एंजाइम जो है उसको रिलीज किसने किया है। क्लियर? तो ये तो था पेंक्रियास के अंदर, कंप्लीट हो गया। अब सिक्रीशन आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब सिक्रीशन आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ तक एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो अब तक बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो काम कर रहे थे वो काम इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा था। और इंटेस्टाइन में भी कहाँ? ड्यूडेनम में। इंटेस्टाइन में कहाँ? ड्यूडेनम के अंदर काम चल रहा था। ना तो फूड लीवर के अंदर गया, ना फूड पेंक्रियास के अंदर गया, बल्कि दोनों की सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर आई, जो सी शेप स्ट्रक्चर थी। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज इंटेस्टाइनल जूस। क्या रिलीज करती है? इंटेस्टाइनल जूस। और इसका कई बार तुमसे नाम पूछा जाता है कि इस इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। इस इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम है, वो है सक्कस एंटेरिकस, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? अब देखो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, इंटेस्टाइन क्या है? कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब देखो जैसे डाइपेप्टाइड्स थे, डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? अमीनो एसिड्स में। किस में? अमीनो एसिड्स में। एंजाइम अमीनो पेप्टाइडेजेस। देखो डाइपेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट हुए? अमीनो एसिड्स में। किसने कन्वर्ट किया? अमीनो पेप्टाइडेजेस ने। अच्छा, और चीज़ तुम्हें ध्यान हो, एक तो डाइपेप्टाइड्स थे, दूसरी हमने बात की थी डाइग्लिसराइड्स की, यानी कि फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैट्स कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैट्स किस में कन्वर्ट हुए? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। अब देखो ये भी ध्यान रखना है कि डाइपेप्टाइड्स क्या है? डाइपेप्टाइड्स जो हैं ये हैं प्रोटीन्स, और डाइग्लिसराइड्स जो हैं ये क्या हैं? ये हैं डाइग्लिसराइड्स जो हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ये फैट्स हैं। क्लियर?
अब देखो डाइग्लिसराइड्स और या मोनोग्लिसराइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। एंजाइम कौन सा है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब देखो दो चीजें तो हो गई, ठीक है, दो चीजें तो हो गई ये। अब देखो डाइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। ये डाइपेप्टाइड्स क्या है, ये प्रोटीन्स का ही यूनिट है और ये किसकी है, फैट्स की। अब तीसरा कंपोनेंट बच गया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो बाद में बात कर, सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है यहाँ बचा कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें पता है कि क्या आया था, मेल्टोज। मेल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। किस में, ग्लूकोज। अब देखो यहां से अब एंजाइम क्या है, मेल्टेज। यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखनी है वो याद रखनी है अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज। सबसे मेन तीन चीजें याद करोगे, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड थर्ड वन इज द ग्लूकोज। ये सब क्या है, ये सब एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का। ये सब क्या है, ये सब एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के। क्या है ये, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। देखो एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहां से कि डाइजेशन कंप्लीट कहां हुई। देखो डाइपेप्टाइड्स प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स, डाइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, मेल्टोज हो गई जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखो लैक्टोज, लैक्टोज है जैसे मिल्क शुगर जिसको बोलते हैं, लैक्टोज हो गई, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। जैसे सुक्रोज है जो टेबल शुगर होती है, ये कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। देखो सब में ग्लूकोज आया, सब में किस क्या आया, ग्लूकोज। अब एंजाइम देखो, जैसे लैक्टोज है तो एंजाइम हो जाएगा लैक्टेज, सुक्रोज है तो एंजाइम हो जाएगा सुक्रेज। ठीक है, देखो अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इन सब एंजाइम्स को याद रखना पड़ेगा, हमें इन सब के बारे में याद रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ से याद रखनी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करें चाहे हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, दोनों ही एग्जाम्स में सबसे कॉमन चीज़ यहाँ से जो पूछी जाती है उसकी बात करेंगे हम कि वो क्या आती है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुई, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुई, इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है, तो डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं डाइजेशन के। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखो प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। और फैट्स का क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। देखो यहां से एंड प्रोडक्ट ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, तो एंड प्रोडक्ट प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट। अब देखो वैसे तो हम ये भी बता सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये भी बता सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड्स,
कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। और फैट्स का एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये दोनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुई और एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं डाइजेशन के। तो कंप्लीट किस में हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और एंड प्रोडक्ट्स हो गए ये। क्लियर? एक तो हो गया ये। अब देखो, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तीसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन का। तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? ये भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसा क्या होता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं विलाई। क्या है? जो एब्जॉर्प्शन, क्या बताया था कि एब्जॉर्प्शन क्या है? अब जो फूड, जो सिंपल सब्सटेंसेस आए, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ये ब्लड के अंदर आएंगे और ब्लड के थ्रू फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे, वो एब्जॉर्प्शन है। तो इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाईज। होती क्यों हैं ये? फंक्शन क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करती हैं? फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। अब देखो, क्वेश्चन आता है, व्हाट आर विलाईज? व्हाट आर विलाईज? वेयर आर दे प्रेजेंट? व्हाट इज देयर फंक्शन? विलाईज है क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कहाँ होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। किसके लिए? फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। और दूसरी चीज़ जो हमें नहीं भूलनी वो ये है कि दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। विलाईज क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो रिचली स्प्राइड है ब्लड कैपिलरीज से। क्योंकि देखो, ब्लड कैपिलरीज हैं तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ब्लड कैपिलरीज नहीं होती तो कैसे एब्जॉर्ब होता? तो ब्लड कैपिलरीज हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये सब समझ आया कि विलाई क्या है, इनका काम क्या है। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ देखते हैं हमने देखो, एक चीज़ तो ठीक है कि ये हो गई विलाईज और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। ये हैं ब्लड कैपिलरीज। ये जो रेड कलर से बनाई ये क्या है? आर्टरीज। और जो ब्लू पोर्शन है वो कैपिलरीज हैं किसकी? वेन्स की। ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, आर्टरीज और वेन्स। अब एक चीज़ यहाँ से और है कि जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स है वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता? फैट्स का। तो ब्लड के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता? फैट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए तो क्या है? फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या प्रेजेंट होती है? एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक वेसल। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है? एक वेसल प्रेजेंट होती है और इस वेसल को कहते हैं लैक्टियल वेसल। लैक्टियल वेसल जो किसके लिए है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। फैट्स जो हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती ब्लड के अंदर, तो लैक्टियल वेसल
ये एक लिम्फ की वेसल है, और लिम्फ के बारे में हम सर्कुलेशन की जब बात करेंगे ना, तब हम लिम्फ की बात करेंगे, तो तब हमें समझ आएगा कि लिम्फ क्या है। लिम्फ दो फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक ब्लड जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है रेड कलर का, और एक फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो लिम्फ होता है। तो फैट्स जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, फैट्स एब्जॉर्ब किस में होती हैं, लिम्फ में। तो लिम्फ के लिए कौन सी वेसल है, लैक्टियल वेसल है, जो किसके लिए है, जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए है, जो किसके लिए है, फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो डाइजेशन भी कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोनों ही काम तो डाइजेशन कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए, विलाइज हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर। अब देखो इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, अब आया एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सभी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, और वहाँ सेल्स इनको अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए यूज़ करेगा। वो क्या है, एसिमिलेशन, यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स, यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स इज एसिमिलेशन। कि सेल उसको अपनी रिपेयरिंग के लिए यूज़ कर रहा है, उसको ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है, या किसी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, वो एसिमिलेशन है। वो क्या है, एसिमिलेशन है। क्लियर। अब एक बचता है इजेशन। क्या बचता है, इजेशन। अब यानी कि कौन सा पार्ट बच गया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो क्या है, फूड तो हम कहेंगे डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, तो क्या रोल है, तो इसके अंदर क्या आएगा, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड किसके अंदर आया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड आया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन तो ऑलरेडी स्मॉल में कंप्लीट हो चुका। अप्रोक्स ये ना क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होती है, ऐसे है ना, इस तरह से क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में। 1.5 मीटर इसकी लेंथ है, क्या है, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होती है। 1.5 मीटर की इसकी क्या है, लेंथ है। और 3 पार्ट पढ़ चुके, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो देखो जब डाइजेशन होता ही नहीं है तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। अगर यहाँ डाइजेशन होता ही नहीं है तो फंक्शन क्या है, पहला एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर आया उससे क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करेगी। पहला क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, किससे, जो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है। दूसरा सेक्रीट म्यूकस फॉर इजी रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब देखो वेस्ट को रखना तो है नहीं, बॉडी से बाहर रिमूव करना है, तो इजीली रिमूव हो सके इसके लिए एक म्यूकस रिलीज करती है जो लुब्रिकेट करता है वेस्ट को, जो क्या करता है, वेस्ट को लुब्रिकेट करता है ताकि वो बॉडी से इजीली रिमूव हो सके, इसीलिए ये म्यूकस सेक्रीट करती है। ठीक है, तो क्या क्या काम करेगी, वाटर, और दूसरा क्या, म्यूकस सेक्रीट करेगी। और क्लियर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं है
तो काम क्या करती है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब किया, दूसरा म्यूकस रिलीज किया ताकि वो वेस्ट बॉडी से इजीली क्या हो सके, रिमूव हो सके। ठीक है, तो देखो दो फंक्शंस पूछा क्या जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये दो फंक्शंस हो गए। या हम एक और बात पढ़ें इसके बारे में कि नो डाइजेशन, डाइजेशन नहीं है, ये क्या है, पैसेज फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या है, एक पैसेज है अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल का। क्या है, एक पैसेज है किसका, अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल का पैसेज है कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। क्लियर। इस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड के लिए हम टर्म यूज करते हैं फेसेस। क्या यूज करते हैं, फेसेस। क्लियर। देखो एक पार्ट रेक्टम, एक एनस। रेक्टम क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर फेसेस, टेम्परेरली स्टोर्स फेसेस, या हम कहें वेस्ट को टेम्परेरली स्टोर करता है। और एनस क्या है, ओपनिंग है, एनस क्या है, ओपनिंग है फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। गार्डेड बाय या कहें रेगुलेटेड बाय एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एनल स्फिंक्टर। नाम याद रखना है कि कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एनस पे, दैट इज एनल स्फिंक्टर। ठीक है, देखो रेक्टम में क्या होता है, टेम्परेरली वेस्ट स्टोर होता है, और एनस वो ओपनिंग है जहाँ से वेस्ट बॉडी से बाहर रिमूव होता है, और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। क्लियर। ये था लार्ज इंटेस्टाइन का काम कि कोई डाइजेशन नहीं है, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने का पैसेज है। काम क्या करती है, वेस्ट को इजीली रिमूव करने के लिए म्यूकस, और दूसरा उस वेस्ट से वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक डाइजेशन का कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये वीडियो है। इससे पहले वाली अगर आपको वीडियोस देखनी है इसी टॉपिक की, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की ही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो ये है डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लेग। डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लेग। देखो डेंटल कैरीज होती हैं, एक बैक्टीरिया है, क्या पहले ये बात करें, डेंटल कैरीज क्या है, सॉफ्टनिंग या हम कहें डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहाँ होता है, एनिमल। टिथ की जो आउटर कवरिंग है वो एनिमल की है, टिथ की जो आउटर कवरिंग है वो एनिमल है, और ये क्या करता है, एनिमल को सॉफ्ट कर देता है या डीमिनरलाइज, उसके मिनरल्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, कौन करता है, करता कौन है, क्यूज क्या है, क्यूज्ड बाय एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, नाम याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। क्या है, जो बैक्टीरिया डेंटल कैरीज क्यूज करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये क्या करता है, जो फूड, देखो जैसे हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम ब्रश नहीं करते अगर, और बेसिकली जब हम मीठा खा के सो जाते हैं तो मीठा के अंदर क्या है, शुगर है, और उस शुगर को ये बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर। शुगर को बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और वो एसिड क्या करेगा, फिर टिथ को डीमिनरलाइज कर देगा।
इसने क्या किया, शुगर को एसिड में कन्वर्ट किया और एसिड जो है वो डीमिनरलाइज कर देता है टिथ को। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है ना वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। जनरली क्या होता है, सलाइवा देखो हमारी टंग पहुंच जाती है, टंग टिथ को क्लीन करती है, तो हमारी टंग क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को। जब हम टंग ऐसे फिराते हैं टिथ्स पे तो वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देगी एसिड को। क्या कर देती, न्यूट्रलाइज। लेकिन क्या होता है कि डेंटल प्लेक क्या होता है, डेंटल प्लेक क्या होता है कि इस बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती हैं, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, और कॉलोनीज बैक्टीरिया की क्या बना देती है, डेंटल प्लेक। क्या है, कॉलोनीज बन जाती, बैक्टीरिया के मासेस बना देते हैं और वो पूरे टिथ को कवर कर देता है, जिसको डेंटल प्लेक कहते हैं। ठीक है, कई तुमने देखा भी होगा कि दांतों के ऊपर बिल्कुल एक येलो कलर की बिल्कुल ऐसे पपड़ी सी जम जाती है, तो वो डेंटल प्लेक होता है। क्या है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। अब डेंटल प्लेक क्या, टिथ के सरफेस को कवर कर देता है, और अब हमारा सलाइवा टिथ के सरफेस तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ऊपर तो लेयर है ये, तो टिथ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको मिनरलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो टिथ को धीरे धीरे कोरोड कर देता है और धीरे धीरे ये पल्प तक पहुंच जाता है, जो इन्फ्लेमेशन क्यूज करता है। धीरे धीरे ये पल्प तक पहुंच जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। क्लियर, तो ये यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है डाइजेशन का वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन का। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।